सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले तो आप तमाम दोस्तों को और सुनने वालों को मेरी तरफ से सिंध हुकूमत की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से नए साल की मुबारकबाद, इस उम्मीद के साथ कि 2021 हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए, हम 20 करोड़ 22 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छा साल साबित होगा और हम आईने पाकिस्तान को फॉलो करते हुए, जमहूरी तकाज़ों को फॉलो करते हुए मुस्बत सिमत में अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। वो सिमत जो कि पिछले 2.5 साल में अनफॉर्चुनेटली पीटीआई की हुकूमत में कहीं खो सी गई है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है, इस उम्मीद के साथ कि ये साल हम सब के लिए इंशाअल्लाह अच्छा साल साबित होगा। मैं कुछ 2-4 अहम चीज़ों के ऊपर बात करना चाह रहा था, जिसमें सबसे अहम चीज़ मैं समझता हूँ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अगर हम बात करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग आते हैं बात करके चले जाते हैं, लेकिन जो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसको वफाकी हुकूमत कभी भी एड्रेस करने की कोशिश अनफॉर्चुनेटली नहीं करती। 2020-21 का जो माली साल था, जो 1 जुलाई को स्टार्ट हुआ और 31 दिसंबर को ख़त्म हुआ, इन 6 महीनों में मैं आपके सामने एक छोटा सा मवाजना पेश करना चाह रहा हूँ वफाकी हुकूमत का और सूबाई हुकूमत की परफॉर्मेंस का। वफाकी हुकूमत टैक्स कलेक्शन FBR के ज़रिए करती है और सूबाई हुकूमत सिंध रेवेन्यू बोर्ड के ज़रिए अपनी टैक्स कलेक्शन करती है। मुझे आप तमाम लोगों को बताते हुए खुशी महसूस होती है कि मौजूदा माली साल के पहले 6 माह में, पहले 2 क्वार्टर्स के अंदर सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने अपनी टैक्स कलेक्शन टारगेट्स को मज़ीद बेहतर बनाया और रेवेन्यू जनरेशन को बेहतर बनाते हुए 57 बिलियन रुपीज़, 57 अरब रुपए सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने इकट्ठा किए, जो कि माजी के मुकाबले में 16% का इजाफा है, 16% का। 57 बिलियन इकट्ठा किए 6 महीने में, ओवर एंड अबव द टारगेट्स, और 16% बेहतरी है हमारे टैक्स कलेक्शन टारगेट्स में। इसके बरक्स वफाकी हुकूमत के अंडर जो FBR चलता है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो कि बहुत अच्छे लोग चलाते हैं उसको, बहुत अच्छी वफाकी हुकूमत है जिसकी क्लियर इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी है, जो कि के साथ टैक्स कलेक्शन पर बिलीव करती है, लोगों को तंग करने पर बिलीव नहीं करती। जब आप उसकी परफॉर्मेंस का मवाजना करते हैं तो उसके टैक्स कलेक्शन पिछले साल के मुकाबले में, जो कि बहुत ख़राब थे इनके, पीटीआई की जब से हुकूमत आई है टैक्स कलेक्शन को तो ये लोग सही तरीके से कर ही नहीं पाए, सिर्फ 5% की बेहतरी लेकर आए, 5%। सिंध रेवेन्यू बोर्ड जो सिंध हुकूमत चलाती है, उसकी परफॉर्मेंस में 16% बेहतरी आई है। वफाकी हुकूमत जो कि पूरे मुल्क से टैक्स इकट्ठा करती है, उसकी परफॉर्मेंस में तकरीबन 5% बेहतरी आई है। और मैं समझता हूँ ये वो बैरोमीटर है जिसे हमें असेस करने की ज़रूरत है, सिचुएशन का अंदाज़ा लगाने के लिए, जो शो करता है कि कुछ लोग या वफाकी हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर बिलीव करती है, इल्ज़ाम तराशी करने पर बिलीव करती है, बुरा भला कहने पर बिलीव करती है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव काम जो रेवेन्यू टारगेट्स को मीट करना है ताकि कर्ज से आप दूर रह सकें, अपने अखराजात को मीट कर सकें, PHDP के ज़रिए आप डेवलपमेंट का काम आवाम की फलाह बहबूद के लिए कर सकें, NFC की मद में अपने सूबों को जो आपको पैसे देने हैं वो पैसे आप सही तरीके से दे सकें,
तो वो FBR टारगेट जब तक मीट नहीं होंगे, जब तक उसकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगी, तब तक आप वो चीज़ नहीं कर सकते। और इसलिए मैं समझता हूँ ये मवाजना 2021 की इब्तिदा में करना बहुत ज़रूरी है कि आवाम को देखना चाहिए कि जिन लोगों के बारे में इनकी ज़बान ही थकती बुरा भला कहते हुए, जिनको तमाम इल्ज़ाम तराशी का निशाना बना दिया जाता है, वो हुकूमत, उसका इदारा अपनी परफॉर्मेंस किस तरीके से कर रहा है, और वो लोग जो कि वो इल्ज़ाम लगाते हैं, जो लोग अपने आप को मसीहा कहते थे, जो लोग ये कहते थे कि हम आएंगे और इस मुल्क में तब्दीली आ जाएगी, उनकी परफॉर्मेंस ये है। खुदारा वफाकी हुकूमत, मैं उम्मीद करता हूँ 2021 में वफाकी हुकूमत के वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से इज्तनाब करेंगे और अपने काम करने पर तरजीह देंगे, क्योंकि काम करने के बाद अगर आप तरजीह दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये लोग कहीं पर अपनी परफॉर्मेंस की बात नहीं करते, ये हमेशा दूसरों के ऊपर अटैक करते हैं। और मैं समझता हूँ ये मवाजना इसलिए आज देना ज़रूरी है ताकि कौम के सामने ये चीज़ क्लियर हो सके, क्योंकि कौम को एट द एंड ऑफ द डे वो अच्छी फाइनेंशियल सिचुएशन चाहिए, अच्छी इकोनॉमिक कंडीशंस चाहिए, उसको डेवलपमेंट चाहिए। और डेवलपमेंट तब तक नहीं हो सकती जब तक रियासत अपने टैक्स के हजम को मीट नहीं कर पाएगी। तो ये मवाजना इसलिए मैंने किया कि वो लोग जो कहते थे कि 2018 में हम सुनामी लेकर आएंगे, तब्दीली लेकर आएंगे, जिन लोगों ने 2018 को तब्दीली का साल कहा, 2019 को, 2020 को रोज़गार देने का साल कहा। आज मैं सुबह अखबार में पढ़ रहा था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि 2021 इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का साल होगा। अल्लाह खैर करे। खान साहब ने तब्दीली का वादा किया, वो तबाही की शक्ल में आई। नौकरियों का वादा किया, वो बेरोज़गारी की शक्ल में आई। अब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का वादा कर रहे हैं। अल्लाह खैर करे पाकिस्तान पे, अल्लाह खैर करे 22 करोड़ आवाम के ऊपर कि अब ये क्या करेंगे, क्योंकि पिछले 2.5 साल में तो गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी, इन्फ्लेशन, वादा खिलाफ़ी, आइन शिकनी से भरपूर इन लोगों की हुकूमत थी। तो मैं नए साल को पॉजिटिव नोट पर स्टार्ट करते हुए अपने इदारे की परफॉर्मेंस आवाम के सामने मैंने रखी, इस उम्मीद के साथ कि जो नाकाम निकम्मी हुकूमत है, नाअहल वफाकी हुकूमत है, अवाम दुश्मन, जमहूरियत दुश्मन हुकूमत है, जमहूर दुश्मन हुकूमत है, आइन शिकन हुकूमत है, ये इस साल अपने हाउस को इन ऑर्डर करेगी और अपनी परफॉर्मेंस को बाय वे ऑफ फैक्ट्स बेहतर बनाएंगे। दूसरे को बुरा बना के नहीं, अपने आप को अच्छा बना के, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करके। मैं एक और अच्छी खबर, आप सबको पता है कि सारे पाकिस्तान में 1894 का प्रिजन्स एक्ट नाफिजुल अमल है। सिंध हुकूमत ने एक नया प्रोग्रेसिव ह्यूमन राइट्स ओरिएंटेड कानून काबीना से मंजूर कराया और वो कानून हमने बाद में सिंध असेंबली में पेश किया और सिंध असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी एक बनाई गई थी जिसके अंदर हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों के अराकीन थे। उसने एक बड़ा अच्छा बैलेंस्ड प्रोग्रेसिव इंश्योरिंग द बेसिक राइट्स ऑफ अ प्रिजनर कानून पास किया था। वज़ीर आला सिंध ने भी जेल का उस दौरान विजिट किया और कैदियों की मुश्किलात जानी। अच्छी खबर यह है कि सिंध हुकूमत ने उस कानून पर अमल करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया और एक बहुत प्रोग्रेसिव चीज़ जो कि ऑथराइज्ड एब्सेंस उसको अंग्रेजी में कहते हैं कि वो लोग जो कि अपनी सज़ा का सब्सटेंशियल पोर्शन काट चुके हैं, बीमार हैं, अपने आप को करेक्ट कर चुके हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर चुके हैं, उनको जेल अथॉरिटीज़ तमाम कंडीशंस डाल के छोड़ने की इजाज़त दे सकती हैं कुछ अरसे के लिए, ताकि वो भी मुआशरे में
एक अच्छे शहरी के तौर पर अपना किरदार अदा कर सकें। इस हवाले से उस कानून जो कि असेंबली ने मंजूर कराया था, उसके तहत प्रिजन मैनेजमेंट बोर्ड बनने थे, उसको भी तश्कील दे दिया गया और पिछले दिनों काबीना ने इस बात की मंजूरी दी कि 8 ऐसे कैदी जो कि टर्मिनली इल हैं, तकलीफ में हैं, उनको 4 महीने के लिए रिहा किया जाए ताकि वो इज़्ज़त से अपने ख़ानदान के साथ गुजर बसर कर सकें और एक आम शहरी की तरह वो भी अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। तो अच्छी खबर ये है, हमने अंग्रेज़ का बनाया हुआ 125 साल पुराना कानून ख़त्म किया, नया कानून पास किया और अल्हम्दुलिल्लाह उस कानून के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस हो गया और 1 जनवरी 2021 को वो पहला ऑर्डर इशू कर दिया गया काबीना की मंजूरी के बाद, जिसके तहत 8 ऐसे मरीज़, ऐसे कैदी जो कि बहुत ज़्यादा बीमार थे, उनको श्योरिटी लेने के बाद 4 महीने के लिए जेल से बाहर निकलने की इजाज़त दी है 8 कैदियों को। तीसरी एक और बहुत बड़ी चीज़ जो सिंध हुकूमत 6 तारीख को हमने इजलास बुला लिया सिंध असेंबली, नारकोटिक्स एक बहुत बड़ा मसला हमारे मुआशरे में नासूर बन गया है और स्पेशली ये जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं, अब ये हमारे मुआशरे में ऑपरेट कर रहे हैं और आपको इसकी जो यूजेज है उसमें इजाफा होते हुए नज़र आ रहा है। तो एक दिक्कत पुलिस को, ANF को, रेंजर्स को, लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों को होती थी इन केसेस को प्रोसिक्यूट करने के लिए, क्योंकि कानून जो कि 1997 का वफाकी हुकूमत का कानून था, उसके अंदर ये जो लेटेस्ट ड्रग्स हैं इसकी डेफिनेशन नहीं थी। तो हेरोइन या चरस तो है, अफीम तो है, लेकिन ये जो आइस वगैरह बनते हैं, जो मॉडर्न ड्रग्स अभी आ गए हैं, सिंथेटिक ड्रग्स, इसकी गुंजाइश नहीं थी। तो सिंध काबीना ने उस लॉ को अमेंड करने की मंजूरी दी और इंशाल्लाह 6 तारीख को सिंध असेंबली में उस बिल को हम टेबल करेंगे और इंशाल्लाह इसी असेंबली के इजलास के अंदर उस बिल को मंजूर करा के हम सूबा सिंध के अंदर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे ताकि ये नशे के नासूर से हम अपनी आने वाली नस्लों को, अपने लोगों को बचा सकें। ये भी एक बड़ा अहम काम सिंध हुकूमत करने जा रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे यहाँ क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स की बात बड़ी की जाती है, कुछ काम भी किया जाता है, लेकिन ग्राउंड पर वो चीज़ें उस तरीके से नज़र नहीं आती। शहरी कहीं पुलिस से परेशान होते हैं, कभी अदालत के अंदर सुस्त रवि से जो पैरवी होती है केसेस की, उससे परेशान होते हैं, उससे नाला होते हैं, जिसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। तो एक और हमने स्टडी कराई थी सिंध हुकूमत ने अपनी जेलों के हवाले से और हमें पता ये चला कि हमारे जेल में अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, यानी कि वो कैदी जिनको अभी तक अदालत ने सज़ा नहीं सुनाई है, उसकी एक बड़ी तादाद हमारे जेलों में है। यानी कि वो लोग जिनको सज़ा नहीं मिली अभी तक, जो कि कन्विक्ट नहीं हुए, उनको पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया, किसी और ने गिरफ़्तार कर लिया, किसी ताकतवर आदमी ने गिरफ़्तार कर लिया, करवा लिया और वो जेल में मौजूद है, जिसके 2 बड़े मनफी इफ़ेक्ट हैं। एक इफ़ेक्ट तो ये कि हमारी जो जेल की पॉपुलेशन है वो बढ़ जाती है, यानी कि अगर एक जेल में उसकी कैपेसिटी 3000 कैदियों की है, वहाँ पर अब 5000 कैदी मौजूद हैं। उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह है कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स का एक बड़ा तनासुब हमारे जेलों में मौजूद है। दूसरी जो इसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ये कि जो लोग गिरफ़्तार होते हैं वो फिर अदालत में अपनी बेल की दरख्वास्त डालते हैं, जिसकी वजह से अदालत भी ओवरबर्डन होती है, अदालत के सामने भी ज़्यादा केसेस आते हैं, जिसकी वजह से पैरवी करने में एट टाइम्स सुस्त रवि होती है। तो इस मामले को एड्रेस करने के लिए सिंध हुकूमत ने IG सिंध और होम सेक्रेटरी के साथ मिलकर एक नया मुसव्वदा तैयार कर रही है, जिसके अंदर
हम ये रिफॉर्म ला रहे हैं कि एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर का मतलब ये नहीं होता कि किसी शख्स ने जुर्म कर लिया है। तो हमारे यहाँ एक जो रुझान है, और ये मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान में है, कि जैसे आपने एफआईआर कटवाई आप पुलिस पे प्रेशर डालते हैं कि जी गिरफ्तारी करें, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने जुर्म नहीं किया होता वो उसका निशाना बनते हैं, वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। जब गिरफ्तार होते हैं तो पुलिस भी ओवरबर्डन होती है, अदालत भी ओवरबर्डन होती है, और आपके जो जेल हैं वो भी ओवरबर्डन होते हैं। तो इस मामले को एड्रेस करने के लिए पाकिस्तान की अदालतों के जो मुसल्लमा उसूल हैं, एक उसूल तो दुनिया भर में है, अ मैन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी, यानी कि जब तक अदालत आपको सज़ा नहीं सुनाती आप जुर्म के मुर्तकिब नहीं होते। उसके साथ साथ अदालती फैसले मौजूद हैं, और आईन पाकिस्तान कहता है कि डिग्निटी ऑफ मैन शैल बी एन इनवायलेबल राइट। जिस शख्स को आप गिरफ्तार करते हैं उसको जिस तरीके से बेइज्जती होती है उसकी मुआशरे में, उसको ख़त्म करना बड़ा मुश्किल है। तो इस मामले को एड्रेस करने के लिए जो अदालत ने कुछ उसूल बनाए कि जी गिरफ्तार या कैद में उन लोगों को रखना चाहिए जो कि थ्रेट टू सोसाइटी हैं, यानी कि टेररिज्म कर सकते हैं, डकैती कर सकते हैं, मर्डर कर सकते हैं, किसी औरत के साथ ज्यादती, किसी बच्चे के साथ ज्यादती कर सकते हैं, या वो लोग जो कि एविडेंस कलेक्शन, पुलिस जब एविडेंस कलेक्ट कर रही हो उसको टैंपर कर सकते हैं, उसको तब्दील कर सकते हैं, या विटनेसेस जो हैं, जो शाहिद हैं उस वाक़े के, उसके ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। उनके लिए कहते हैं कि आप उनको गिरफ्तार करें। लेकिन एक आम आदमी जिसके ऊपर कोई मुकदमा बन जाए, तो मुकदमे तो माशाल्लाह इस मुल्क में इतने होते हैं, हर कोई एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर रहा होता है, एफआईआर काट रहा होता है। पुलिस गिरफ्तारी तब करे जब पुलिस के पास टेंजिबल एविडेंस अवेलेबल हो कि हाँ जुर्म हुआ है। एफआईआर की बेसिस के ऊपर जो आप गिरफ्तार कर लेते हैं किसी भी शख्स को, उसकी इज्जत उछाल देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। और उसके अंदर कंडीशनैलिटीज़ हों कि वो गिरफ्तारी का प्रोसेस किस तरीके से होगा, जो मैंने फैक्टर्स आपको बताए उसकी मंजूरी लेकर फिर ये तमाम चीज़ें की जाएंगी। तो ये भी एक बहुत अहम रिफॉर्म अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हवाले से अदालती फैसलों की रोशनी में सिंध हुकूमत करने जा रही है। जिस तरह हमने जेल रिफॉर्म सबसे पहले किए, पुलिस रिफॉर्म्स का हमने प्रोसेस स्टार्ट किया था, तो ये एक अच्छी चीज़ हम करने जा रहे हैं। और मैं पूरी उम्मीद हूँ इंशाअल्लाह कि इसी महीने पुलिस रूल्स के अंदर जो अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है इस प्रपोजल के हवाले से वो सिंध हुकूमत कर लेगी, और इंशाअल्लाह इस चीज़ को हम अपने सूबे में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आइलैंड्स के हवाले से आप तमाम दोस्तों को पता है कि आईनी एतबार से सूबाए सिंध के साहिल पर जो आइलैंड्स मौजूद हैं, या सूबाए बलूचिस्तान के साहिल पर जो आइलैंड्स मौजूद हैं, वो सूबाई हुकूमतों की मिल्कियत है, वो वफाकी हुकूमत की मिल्कियत नहीं है। और आइन के आर्टिकल 97 के तहत, आर्टिकल 172 के तहत वफाकी हुकूमत को कोई राइट नहीं है उन आइलैंड्स के हवाले से कानून साजी करने का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूँकि ये अवाम दुश्मन हुकूमत है, आइन दुश्मन हुकूमत है, जमहूरियत दुश्मन हुकूमत है, इस हुकूमत ने उन आइलैंड्स का कंट्रोल संभालने के लिए एक गैर कानूनी गैर आइनी ऑर्डिनेंस गालिबन 2 सितंबर 2020 को उसका इजरा किया था। आइन के आर्टिकल 89 के तहत किसी भी ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी 120 रोज होती है। ये टेम्पररी अरेंजमेंट होता है। ये ऑर्डिनेंस 2 सितंबर में इशू करने के बाद इन्होंने छुपाया, और अक्टूबर के पहले हफ्ते में ये ऑर्डिनेंस मंजर आम पर आया। फौरी तौर पर सिंध हुकूमत ने इस ऑर्डिनेंस को रद्द किया, रिजेक्ट किया,
और अपना पॉइंट ऑफ व्यू वफाकी हुकूमत को कन्वे किया, और फिर सिंध असेंबली ने इस ऑर्डिनेंस को रद्द करते हुए एक करारदाद इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान से मंजूर करवाई। अनफॉर्चुनेटली इस आइन दुश्मन हुकूमत ने ना उस ऑर्डिनेंस को विड्रॉ किया और ना उसको पार्लियामान में टेबल किया, क्योंकि टेबल करना उसको लाजमी है, टेबल नहीं किया इन्होंने। 31 दिसंबर 2020 को वो 120 दिन लैप्स हो चुके हैं। 31 दिसंबर 2020 को 120 रोज 2 सितंबर से जब आप स्टार्ट करते हैं, यानी कि 1 जनवरी से वो ऑर्डिनेंस अब लैप्स कर चुका है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि वो लैप्स कर चुका है। इन लोगों ने, चूंकि इनके अंदर वो इखलाकी इक़दार नहीं है, आइन को फॉलो करने में ये लोग बिलीव नहीं करते, इन्होंने पार्लियामान में उसको टेबल नहीं होने दिया, इन्होंने उसको टेबल नहीं किया। हालांकि बीच में कौमी असेंबली का इजलास भी हुआ और सेनेट का इजलास भी हुआ, लेकिन उन्होंने उसको टेबल नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि जब ऑर्डिनेंस को तो सदर मुमलिकत कभी भी इजरा कर सकते हैं उसका, लेकिन पार्लियामान में आपको नंबर्स चाहिए उसको पास कराने के लिए। और इनको पता था कि अगर इस गैर आईनी ऑर्डिनेंस को ये असेंबली में टेबल करेंगे, उसके ऊपर वोटिंग होगी, तो सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, तमाम आइन दोस्त सियासी जमातें जो एटलीस्ट अपने आप को आइन दोस्त कहती हैं, अवाम दोस्त सियासी जमातें उस ऑर्डिनेंस के खिलाफ वोट देंगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब जब एक बार फिर ये सोचेंगे जरूर इस ऑर्डिनेंस को एक बार फिर 120 दिन के लिए राइज करने का, मैं उम्मीद करूंगा कि वो लोग GDA के, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के, PTI के और बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जो वफाकी वुज़रा हैं, जब ये काबीना में वापस टेबल होगा, ये आईने पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे जो ये कहता है कि ये सूबाई हुकूमतों की मिल्कियत है। और इस ऑर्डिनेंस को अब वफाकी काबीना रद्द करेगी ताकि ये चैप्टर वंस एंड फॉर ऑल क्लोज हो जाए। बहुत शुक्रिया। कोई सवाल जवाब हो तो बताइएगा। सर, जो नए वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने साल तो ख़त्म होने वाला था, लेकिन जाते जाते नए साल के लिए एक अजीब व गरीब उन्होंने फैसला किया कि साबिक वज़ीर आज़म जो 3 मरतबा वज़ीर आज़म हैं, उन जो आजकल वो बैरून मुल्क हैं, उनके पासपोर्ट को जो है ना वो बिल्कुल अब ख़त्म किया जाएगा। तो सर, इस हवाले से कानून क्या कहता है? क्या हुकूमत को ये इख्तियार है कि कोई शहरी अगर बाहर हो, कोई जुर्म में भी मुलव्वस हो, तो क्या उसके पासपोर्ट को ख़त्म, उसकी शहरियत को ख़त्म की जा सकती है? शहरियत को तो इस तरीके से आप ख़त्म नहीं कर सकते। पासपोर्ट और शहरियत आर 2 डिफरेंट थिंग्स। बहुत सारे लोग हैं शहरी हैं पाकिस्तान के, बट उनके पास पासपोर्ट नहीं होता चूँकि उनको ट्रैवल कभी नहीं करना होता। तो ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। लेकिन मैं समझता हूँ उस वफाकी वज़ीर को ये पता होना चाहिए कि उस साबिक वज़ीर आज़म को पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त उसी वफाकी हुकूमत ने दी थी जिसके वो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं। अदालतों की परमिशन के साथ वो अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गए हैं। तो इस तरीके से अपने सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए या पॉलिटिकल प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए आप किसी शख्स के साथ, मैं कहता हूँ कोई साबिक वज़ीर आज़म नहीं, कोई शहरी भी हो, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं जिसको जाने की आपने खुद इजाज़त दी, अदालत की इजाज़त से वो मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर गए। तो मैं समझता हूँ इस तरीके से एक तरफा फैसला जब ये करते हैं तो ये शो करता है कि ये लोगों के डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स को फॉलो करने पर बिलीव नहीं करते। मैं समझता हूँ ये पॉलिटिकल प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए ये चीज़ गई है, इसका कानून से ऐसा कोई लेना देना नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।